शुरू शुरू में जैसा लिखा गया वैसा ही पब्लिश करने की जिद कभी नहीं रखनी चाहिए। उसे एक बार ठीक करना है, दूसरी बार करना है, तीसरी बार करना है, 3-4 ड्राफ्ट इसके बनाने चाहिए। आप भी मल्टीपल चीजें कर रही हैं साथ में, और साथ में आप राइटिंग भी कर रही हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि वो अपने काम का बैलेंस कैसे बना के चलें? फिर कि जरूरी नहीं है कि आप क्रिएटिव राइटिंग के लिए पूरा एक दिन है वो स्पेयर कर दें और लिखते जाए, आप ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मन से आप, मन का दरवाजा खुला होना चाहिए कि रिजेक्शन से डरना नहीं चाहिए। अगर आपने बहुत पढ़ा है और आप में सेल्फ क्रिटिसिज्म है अगर, तो आप सेल्फ क्रिटिक बन के कृति को इतना अच्छा करेंगे कि आपको एक आत्मविश्वास होगा कि नहीं, ये कृति तो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट होगी ही होगी। आप अपनी कविताओं को या कहानियों को पब्लिश कैसे करवाएं? मार्केटिंग और प्रमोशन उनका कैसे हो? सभी को एक बात मैं बहुत आग्रह के साथ कहूंगी कि सभी को नई और अच्छी कलम की प्रतीक्षा होती है। वहाँ कोई गुटबंदी नहीं होती है। जो अच्छा लिखते हैं उनके दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। और मैम, आपने धैर्य की बात करी, पेशेंस, जो कि इस फील्ड में बहुत ज्यादा उसकी जरूरत होती है। आपको धैर्य बना के रखना पड़ता है। पर आज के समय में इतना कंपटीशन आ चुका है कि सब वो धैर्य, वो पेशेंस बना के नहीं रख पाते हैं। अगर उन्हें अपनी राइटिंग से वो पैसे नहीं कमा पाते तो वो बाकी फील्ड्स में उतर जाते हैं, अपनी कोई और नौकरी से शुरू कर देते हैं, और वो सोचते हैं कि हम साथ साथ अपनी राइटिंग हम कंटिन्यू कर लेंगे, बट फिर उनका शेड्यूल इतना बिजी हो जाता है कि वो कर भी नहीं पाते। मैम, आप खुद प्रोफेसर रही हैं, अभी आप डायरेक्टर हैं, आप अपने एनजीओज भी चलाती हैं, आप भी मल्टीपल चीजें कर रही हैं साथ में, और साथ में आप राइटिंग भी कर रही हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि वो अपने काम का बैलेंस कैसे बना के चलें अपनी राइटिंग के साथ, अगर वो कोई और काम भी करते हैं साथ में? तो हाँ, देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि परिवार वो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है। परिवार के लिए जो भी कुछ करना है वो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी मेरी नौकरी है, क्योंकि मैंने जानबूझ के सोच समझकर मैंने एक सर्विस ली है, एक नौकरी पसंद की है, तो वो जो जिम्मेदारियां हैं वो भी मुझे पूरी तरह से निभाना है। और इसके बाद मेरा राइटिंग आता है। तो ये तीसरे क्रम पर जो राइटिंग है वो जीवन में यूं तो पहले क्रम पर है। मेरी पहचान जो है वो अपने साहित्य से है, तो मैं कैसे बैलेंस करती हूँ तो मैं ये बताऊंगी। और मैं जो भी कोई क्रिएटिव राइटिंग करते हैं या करना चाहते हैं उनको भी मैं कहूंगी कि जरूरी नहीं है कि आप क्रिएटिव राइटिंग के लिए पूरा एक दिन है वो स्पेयर कर दें और लिखते जाए, आप ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मन से आप, मन का दरवाजा खुला होना चाहिए। मेरी कई सारी कविताएं हैं वो बस में लिखी गई। एसटी बस, वो जमाना तो एसटी बस का था, लग्जरी भी नहीं थी। तो एसटी बस में भरी भीड़ के बीच बैठकर भी, सीट पर बैठकर मैंने कविता लिखी है। मैंने ट्रेन में भी कविता लिखी है। मैंने आधी रात को जाग के भी, जैसे कोई पंक्तियां पानी पीने उठी हूं मैं, और पंक्ति आ गई थी कि नभ बच्चे आ कयो खलासी जलनी जाल गूंथे छे, और मुझे लगा कि अरे ये तो कविता की पंक्ति आई, और मैं जाग गई और पूरी कविता मैंने उस समय लिखी। तो जो ऐसे बीच बीच में जो समय एक स्फुरण होता है, तो उस समय हमें उसे नोट कर लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि पूरी कविता आ जाए या पूरी कहानी आ जाए, लेकिन जब स्फुरण होता है, अब थोड़ा सा इसे नोट डाउन कर लेंगे तो फिर इसको सामने रख के आप फिर से उसी माहौल में, मन के उसी माहौल में जा सकते हैं और फिर से उसे एक्सपांड करके लिख सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सारा कामकाज छोड़ के हम लेखक ही बन जाए, वो मुमकिन भी नहीं है। रविंद्रनाथ को जो सहूलियत मिली थी वो सबको नहीं मिलती है, और जिनको सहूलियत मिली है वो सारे रविंद्रनाथ बन जाए, ये भी मुमकिन नहीं है ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। मैम, एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स बहुत पूछते हैं वो ये है कि जब स्टार्ट करते हैं वो अपना लिखना, कोई भी कविता, कोई भी कहानी, वो उसे बाहर निकालने में, लोगों को दिखाने में बहुत घबराते हैं, बहुत डरते हैं। वो क्रिटिसिज्म, वो रिजेक्शन से इतना ज्यादा डरते हैं। इसी कारण कितने सारे अच्छे राइटर्स हैं जो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, या कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। तो मैम, ऐसे वक्त आपकी जिंदगी में भी आए होंगे जब आपने अपना लिखना शुरू किया होगा और आपके पास नए पीसेस होंगे, किसी को दिखाने से पहले वो एक झिझक जो होती है कि पता नहीं कैसा लिखा होगा। तो ऐसे
टाइम्स में कैसे इस चीज के साथ डील किया जाए? आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे? जी, मैं इसमें फिर से कहूंगी कि बहुत पढ़ना चाहिए। हम जब बहुत सारा अच्छी किताबें पढ़ते हैं, कविता, कहानी, उपन्यास, कुछ भी हम, लेकिन स्टैंडर्ड जिसे हम कहते हैं, ऐसा बहुत ज्यादा जब हम पढ़ते हैं तो अपने आप भाषा, फिर शब्द चयन, इन सब पर हमारा एक प्रभुत्व बनता जाता है। तो हमारी जो अभिव्यक्ति है वो अपने आप चुस्त होती जाएगी। एक फायदा तो ये मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा बहुत ज्यादा पढ़ने से, कि जो सेल्फ क्रिटिसिज्म है इसके लिए हम सज्ज होते जाएंगे। तो अपनी ही कविता लिखने के बाद अगर हमने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी हैं तो हम अपनी कविता है उसका तोल माप कर सकते हैं कि ये अच्छी लिखी गई है, या फिर यहाँ कहाँ पर नुक्स निकालना है, ये सब हम कर सकते हैं ऐसे। तो बहुत कुछ पढ़ने के बाद ये एक बैलेंस आता है कि अपनी कविता तो सबको अच्छी ही लगती है, लेकिन जब आप दोबारा इसे पढ़ते हैं तब आपको लगता है कि नहीं, यहाँ मुझे ये सुधारना है, वहां मुझे वो सुधारना है। तो ऐसे। और दूसरा, शुरू शुरू में जैसा लिखा गया वैसा ही पब्लिश करने की जिद कभी नहीं रखनी चाहिए। उसे एक बार ठीक करना है, दूसरी बार करना है, तीसरी बार करना है, 3-4 ड्राफ्ट इसके बनाने चाहिए, तब जाके, जिसे कहते हैं ना तराशना, मूर्ति को तराशना, तो इस प्रकार से अपनी कृति को भी तराशना होता है। और वो एक ही बार में नहीं हो सकता है, 2-3 बार। और हाँ, ये जरूर कहूंगी कि आज लिखा और कल पहली बार हमने उसमें कुछ सुधार किया, फिर दूसरे दिन फिर से सुधार किया, ऐसे नहीं। कविता या कहानी जो भी कुछ आप लिखते, थोड़ा धीरज, धैर्य रख के आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जाने देना चाहिए और फिर उसे पढ़ना चाहिए। तब जाके आपको लगेगा, क्योंकि एक जो फोर्स होता है उर्मी का, वो ऐसा होता है कि हमने आज लिखा वो कल तो बहुत अच्छा ही लगेगा, उसमें कहीं कोई गलती नहीं दिखेगी। लेकिन 2-3-4 महीने जाएंगे, फिर लगेगा अरे मैंने ऐसा लिखा था, ओ यहाँ ये नहीं होना चाहिए, यहाँ वो होना चाहिए, यहाँ वो होना चाहिए। तो इस प्रकार से थोड़ा धीरज रख के और फिर ऐसे सुधार करते जाएंगे तो कृति अच्छी बनती जाएगी। और मैं दूसरा ये कहूंगी कि रिजेक्शन से डरना नहीं चाहिए। अगर आपने बहुत पढ़ा है और आप में सेल्फ क्रिटिसिज्म है अगर, तो आप सेल्फ क्रिटिक बन के कृति को इतना अच्छा करेंगे कि आपको एक आत्मविश्वास होगा कि नहीं, ये कृति तो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट होगी ही होगी। फिर ये भी होता है कि जो मैगजीन्स के जो संपादक होते हैं उनकी रुचि अलग हो सकती है, तो एक ने अगर अस्वीकृति दी है तो दूसरा स्वीकृति दे, ये भी मुमकिन है। लेकिन ये जिद नहीं होनी चाहिए कि मैंने जो दिया है वो तो सबसे अच्छा है और वो तो आना ही चाहिए। तो ये बात गलत है। शुरू में रिजेक्शन आएगा, लेकिन जैसे जैसे लेखनी आगे बढ़ती जाएगी, रचनाएं छपती जाएगी, तो अपने आप वो काव्य रसिक है या साहित्य रसिक है इनकी नजर में बसते जाएंगे और फिर उनका रिजेक्शन वाला मामला है वो खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल। I hope my students are hearing that. So students, please keep patience, do not lose hope, and keep going and keep doing what you're doing. One day you will definitely succeed. Also मैम, एक और जो चीज है जो स्टूडेंट्स जानना चाहते थे वो ये थी कि आप अपनी कविताओं को या कहानियों को पब्लिश कैसे करवाएं, मार्केटिंग और प्रमोशन उनका कैसे हो, तो उसका प्रोसेस आप थोड़ा अगर समझा दें तो। जी जी, ये आज के समय में सच में बहुत नई पीढ़ी को तो खास ये मन में रहता कि किस प्रकार से करें। मेरा समय तो न तो व्हाट्सएप थे, न तो ईमेल था, न तो फेसबुक था, कुछ भी नहीं था। वो जो समय था 85-87 के बीच मेरा प्रकाशन शुरू हुआ मैगजीनों में। तो मैं तो लिख के, मुझे जब संतुष्टि हो जाए, 2-3-4 बार मैंने फायर किया है, मुझे लगे कि अब अच्छा है, तो मैं इसे बाई पोस्ट भेज देती थी। कभी कभार अहमदाबाद, उस समय हम अहमदाबाद में नहीं थे, कभी कभार अहमदाबाद आना होता था, तो कोई सीनियर है उनको बहुत संकोच के साथ 1-2 कविताएं दी थी और वो एक्सेप्ट भी हुई थी। मुझे कहते हुए खुशी है कि मैंने इस प्रकार से उस रचनाओं को तराशा था कि पढ़ते बराबर उन्होंने कहा कि अच्छी लिखी गई है, कि मैगजीन में ली जाएगी ऐसे। तो लेकिन वो जो समय था वो ऐसा था कि हम प्रमोशन के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, हमें सिर्फ भेजना था बाय पोस्ट और फिर प्रतीक्षा करनी थी। आज के समय में प्रमोशन के लिए तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन यूं कहे
कि आप जितना ज्यादा साहित्यिक दायरा जो है, आप अगर लिटरेचर लिखते हैं तो अपनी भाषा का जो एक दायरा है लिटरेचर का, उसमें क्या हो रहा है, कैसे लिखा जा रहा है, कौन से मैगजीन आ रहे हैं, ये आपको मालूम भी होना चाहिए। और साहित्यिक संगोष्ठियों में जाकर आपको सबको सुनना भी चाहिए। मौका मिल जाए तो अपनी कविता या अपनी कृति भी सुनानी चाहिए। और जैसे अभी अभी हम, आप जानते हैं, जूही मेला, जो हम महिला साहित्यकारों के लिए एक मंच हमने किया है, तो जी जी। हाँ, भारतीय भाषाओं में लिखने वाली जो महिला राइटर्स हैं और कलाकार हैं, संगीतकार, नृत्यकार, सभी का उसमें समावेश है। तो उसी में एक नया चैप्टर शुरू किया है, जूही सभा। तो हर शुक्रवार की शाम को हम अहमदाबाद में एक गोष्ठी रखते हैं और भारतीय भाषाओं में लिखने वाली कोई भी लेखिका आकर अपनी कृति का पाठ कर सकती है और इस पर चर्चा होती है, इस पर सभी के प्रतिक्रियाएं आती है, ये सजेशन आते हैं। तो इस प्रकार से हर एक शहर में छोटे मोटे ऐसे जो जिससे कहे कि ग्रुप्स हैं, वो काम कर रहे हैं। तो उसकी जानकारी भी होनी चाहिए और वहां जाके लोगों को सुनना, अपनी रचना का पाठ करना, और जो भी कोई सुझाव आए तो उसको समझकर कुछ अगर अच्छा लगे सुझाव तो सुधार करने की कोशिश। तो इससे क्या होगा कि आपकी रचना है वो साहित्य रसिक वर्तुल में पहचानी जाने लगेगी और अपने आप रास्ता है वो खुलता जाएगा, मैगजीन में भी, और कभी अगर कविता लिखते हैं तो कवि सम्मेलनों में भी। सभी को एक बात मैं बहुत आग्रह के साथ कहूंगी कि सभी को नई और अच्छी कलम की प्रतीक्षा होती है, वहां कोई गुटबंदी नहीं होती है। जो अच्छा लिखते हैं उनके दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात कही मैम आपने। आई होप स्टूडेंट्स थोड़ा सा अब सोशलाइज करना शुरू करेंगे अपनी। आप स्टूडेंट्स, आपकी जो भी कविताएं हैं, जो भी किस्से हैं, जो भी कहानी, और जैसा कि मैम ने बोला कि रास्ते तो फिर अपने आप ही खुल जाएंगे। मैम, जाते जाते एक लास्ट सवाल, आप कोई भी एडवाइस जो यंग स्टूडेंट्स को देना चाहेंगी जो इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो वो क्या होगी? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मैं एक बात जरूर कहूंगी कि अगर आप सिर्फ क्रिएटिव राइटिंग के आधार पर जीवन यापन करना चाहते हैं तो वो बहुत कठिन है। बहुत मतलब सैकड़ों में से कोई एक चेतन भगत हो सकता है, या कोई एक है वो जाने माने रविंद्रनाथ हो सकते हैं, लेकिन सभी के लिए ऐसे इतनी आमदनी सिर्फ क्रिएटिव राइटिंग के माध्यम से मुमकिन नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि क्रिएटिव राइटिंग के द्वारा हम कुछ अर्जित नहीं कर सकते, कुछ जिसे कहे कि जॉब के विकल्प में हम कुछ पाना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं कहूंगी कि क्रिएटिव राइटिंग है तो इसका उपयोग आप अच्छी कलाकृतियां, इसका निर्माण करने में तो करे ही करे, लेकिन साथ ही साथ जो प्रोफेशनल राइटिंग है, जहां जैसे कि मैं बताऊं जिसकी बहुत डिमांड रहती है, और वो है जिंगल्स, जो दूरदर्शन पर यानी कि टीवी स्क्रीन पर या फिर रेडियो में जो चैनल अलग अलग जो है, बहुत सी आजकल तो है, तो उनको प्रोडक्ट के सेलिंग के लिए उनको बहुत सचोट, छोटे छोटे लेकिन चोटदार ऐसी पंक्तियां चाहिए। तो अगर आप में क्रिएटिविटी है तो आप अच्छी कविता लिखने के साथ साथ इस प्रकार से जो प्रोफेशनल राइटिंग है उसमें भी जा सकते हैं, जिंगल्स लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग जिसे कहे कि जो सारी चैनल्स है उनको भी स्क्रिप्ट राइटर की बहुत जरूरत है। एक बहुत बड़ा शून्यावकाश प्रूफ रीडिंग में है। अगर भाषा पर आपका कमांड है तो प्रूफ रीडिंग भी बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। और कई बार प्रोजेक्ट बेस्ड, ये एक बहुत अच्छी बात है, आमतौर पर नहीं होती है, लेकिन जिनकी कलम में ताकत है उनको मिलता है ऐसे। तो वो एक रास्ता ये भी है कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जीवन का ऐसा तजुर्बा होता है कि बहुत संघर्ष करके शून्य में से उन्होंने पूरी दुनिया बसाई होती है, बहुत बड़े बिजनेसमैन हुए होते हैं, तो सफल आदमी। तो ऐसे लोग चाहते हैं कि मेरी जीवनी लिखी जाए, वो खुद तो लिख नहीं सकते हैं,
तो वो एक प्रोजेक्ट के रूप में किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किसी राइटर के साथ, और फिर उनके जीवन पर आधारित ऐसी एक जीवनी है वो लिखने के लिए अच्छी अमाउंट देकर वो लेखक को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लेखक के साथ। तो अगर ऐसी ग्रिप है कलम में तो ये भी किया जा सकता है। और दूसरा, सबसे अंत में मैं ये कहूंगी कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिमांड है स्क्रिप्ट राइटर की, उसी प्रकार से जो प्रिंट मीडिया है उनको भी अच्छे कॉलम राइटर की बहुत जरूरत है। आप जानते ही हैं कि गुजराती के जो कॉलम राइटर हैं वो चाहे बहुत पहले के, हम जब आपकी उम्र के थे तो अश्विनी भट्ट की बहुत डिमांड थी, अखबार में कहीं ना कहीं उनके उपन्यास छपते रहते थे, धारावाहिक। उसी प्रकार से गुणवंत शाह, उनके विचार प्रधान लेख है वो आज भी छपे जाते हैं, वो फ्रंट पेज पर रहते हैं। जय वसावड़ा है। तो इस प्रकार से कॉलम राइटिंग करके भी आप बहुत कुछ कमा सकते हैं। और जो जिसे संचालन का है, कार्यक्रमों का जो पूरा संकलन करना है, तो उसमें भी भाषा का प्रभुत्व और प्रेजेंटेशन ये आपके लिए आमदनी का माध्यम हो सकता है। तो क्रिएटिव राइटिंग जिनके पास है तो अच्छी कविता कहानी के साथ साथ वो व्यावसायिक रूप से ये सारी जो परिस्थितियां हैं इसमें फायदा ले सकते हैं, लिख सकते हैं और आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल। So students, I hope you all heard that there are a lot of opportunities. You just need to find them and grab them. मैम, आपके साथ जुड़ के आज बहुत खुशी हुई, आपसे बात करके हमें बहुत खुशी हुई। थैंक यू प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा हो हमारा सेशन। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, खास करके आप लोग जिस प्रकार से सोचते हैं, काम करते हैं, तो मुझे आप सबसे मिलके और आपके माध्यम से छात्रों के साथ संवाद करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आभारी हूँ कि इस प्रकार से संवाद करने का मौका मिला। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। We'll see you next time, guys. Till then, take care, and we'll come up with another interview with another guest. I hope you'll be waiting for our videos.